आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिल्ली के शादरा में घटित एक ऐसी सत्य घटना के बारे में जिसे सुन के मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। वैसे मैं ज़्यादा भूत प्रेत में यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने इस घटना के बारे में सुना और सर्च किया तब से मुझे भी बिल्डिंग में अकेले रहने में डर लगने लगा। मैं तब से लिफ्ट में अकेले नहीं गई। एंड आई रिकमेंड कि अगर आप ये कहानी अकेले में सुन रहे हैं तो किसी के साथ सुनिए, क्योंकि पूरी घटना सुनने के बाद में अंत में आपको भी यकीन हो जाएगा कि भाई ये नेगेटिव एनर्जी होती हैं, भूत प्रेत होते हैं। तो हम कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो जनरली हम क्या देखते हैं, उसकी सराउंडिंग कैसी है, मार्केट कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, उसकी एमिनिटीज़ क्या क्या हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो हम देखना भूल ही जाते हैं कि हमसे पहले अगर कोई वहाँ रहता था, वो खाली करके गया तो क्यों खाली करके गया है। वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, या वहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो हमें पता होना चाहिए। हमारी फैमिली के लिए सेफ तो है ना। और यही सब चीज़ें यकीन मानिए हमें बाद में परेशान करती हैं। ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2014 से। ये कहानी है संजय की। संजय एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। उसकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी और उनकी एक 2.5 साल की बेटी थी। संजय का परिवार वैसे तो नजफगढ़ में रहता था, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं बैंकर्स का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। तो संजय का ट्रांसफ़र हो गया था शादरा में। संजय फैसला करता है क्यों ना मैं बैंक के पास में ही कोई रेंटल अपार्टमेंट ले लूँ, और वो रेंटल अपार्टमेंट सर्च करने लगता है। तो जो लोग दिल्ली एनसीआर गए हैं उन्होंने देखा होगा कि आजकल का चलन क्या है ना, कि 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग बना देते हैं। तो संजय को भी वहाँ पर एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऐसा ही एक फ्लोर मिल जाता है। ये जो अपार्टमेंट था ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, और सबसे बड़ी बात मार्केट के पास में था, बैंक से भी वॉकिंग डिस्टेंस थी, और यहीं पर एक प्ले स्कूल भी था। तो संजय ने तो पूरा मन बना लिया कि हम इसी को ही रेंट पे लेंगे। लेकिन आशा के मन में कुछ डाउट्स थे। आशा बार बार संजय से यही पूछे जा रही थी कि इस पूरी बिल्डिंग में कोई क्यों नहीं रहता। लेकिन संजय किसी भी तरीके से आशा को मना लेता है, क्योंकि ये फ्लैट संजय के बैंक के पास में था, गार्गी का प्ले स्कूल भी पास में है, मार्केट पास में, और सबसे बड़ी बात वहां पर उसे इस बजट में इतना अच्छा फ्लैट मिल ही नहीं रहा था। तो वो बिना देरी किए 2 महीने का एडवांस पकड़ा देता है। अब इस फ्लैट की बनावट कैसी है, एक तो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तीसरे फ्लोर पर इनको मिलता है। बिल्डिंग में इनके अलावा कोई रहता ही नहीं था। बिल्डिंग में लिफ्ट है, 2 बेडरूम अपोजिट साइड में है, बीच में ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साथ ही किचन है, और किचन में एक खिड़की है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस खिड़की का जिक्र आगे घटना में आएगा। और ये खिड़की खुलती है वेंटिलेशन एरिया में। और जो इनका बाहर वाला बेडरूम है उसमें एक विंडो पैनल है। विंडो पैनल के आगे ना कोई बालकनी है, ना ही पाइप का सहारा। मूवर्स पैकर्स वाले लड़के एक एक करके सारा सामान तीसरी मंजिल तक उठा के ले जा रहे थे। सीढ़ियों पर उनकी जूतों की आवाज और सामान घसीटने की खड़खड़ाहट पूरे फ्लोर पर फैली हुई थी। आशा अंदर फर्श पर बैठ के सामान को अनपैक कर रही थी। उसने गार्गी को अपने पास ही बिठा रखा था और गार्गी अपनी छोटे छोटे खिलौने से खेल रही थी। जैसे बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे खिलौनों से खेल के बड़बड़ाते हैं, तो गार्गी भी ऐसे ही कर रही थी। लेकिन आशा नोटिस करती है कि थोड़ी देर से गार्गी की आवाज नहीं आ रही है। आशा गार्गी को आवाज देती है, गार्गी बेटा, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आशा अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करके कहती है, गार्गी बेटा इधर आओ, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं आता। अब आशा का दिल मानो थम सा गया था। उसने सारा सामान वहीं छोड़ के दौड़ के दूसरे कमरे में गई और झांक के कहा, गार्गी बेटा क्या तुम यहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब आशा बुरी तरीके से घबरा चुकी थी और वो भागते हुए बालकनी से संजय को आवाज़ देती है, संजय प्लीज़ जल्दी ऊपर आओ। आशा की घबराई हुई आवाज़ सुन के संजय भी घबरा जाता है और वो तेजी से ऊपर आता है। आशा से कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों घबराई हुई लग रही हो? आशा कहती है, संजय गार्गी कहीं नहीं मिल रही है। संजय कहता है, क्या मतलब नहीं मिल रही है? ऊपर तुम्हारे ही तो साथ थी, फ्लैट में ही होगी, देखो दूसरे कमरे में होगी। आशा घबराते हुए कहती है, नहीं संजय, मैंने दोनों कमरों में देख लिया है, गार्गी कहीं नहीं है। अब संजय को गुस्सा आ जाता है। संजय कहता है, क्या मतलब है कहीं नहीं है? तुमसे लड़की नहीं संभाली जाती है? तुम क्या कर रही थी ऊपर? आशा रोते हुए कहती है, मैं तो बस सामान लगा रही थी। दोनों मिलके गार्गी को पूरे फ्लैट में देखते हैं, लेकिन गार्गी कहीं नहीं थी। तभी उन्हें लिफ्ट से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए लिफ्ट का गेट खोलते हैं तो देखते हैं गार्गी किसी से हंस हंस के बातें कर रही है। आशा एकदम गार्गी को गोदी में उठा लेती है और उससे पूछती है, बेटा तुम लिफ्ट में क्या कर रही हो? तो गार्गी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो आंटी लेकर आई हैं। जैसे ही आशा ने गार्गी की ये बात सुनी वो डर जाती है और डरते हुए कहती है, आंटी लेकर आई हैं, पर हमारे अलावा तो यहाँ कोई नहीं रहता। और संजय की तरफ डरते हुए देख के कहती है, संजय गार्गी लिफ्ट में कैसे आई? संजय जानता था कि आशा डर चुकी है, तो संजय कहता है, अरे बच्चे लिफ्ट को देखकर कर देते हैं, हो सकता है गार्गी ने लिफ्ट को देखा और बटन दबा के अंदर घुस गई हो। तो आशा कहती है, नहीं,
गार्गी का हाथ तो लिफ्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। और ये बात सुन के संजय भी 1 मिनट के लिए डर जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए आशा से कहता है कि हो सकता है किसी मूवर पैकर वाले लड़के से लिफ्ट का बटन खुला रह गया हो और गार्गी उसके अंदर चली गई हो। संजय की बात सुन के आशा थोड़ी देर तक शांत रहती है। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो लिफ्ट से बाहर आते हुए गार्गी को बार बार बस एक ही बात कही जा रही थी, बेटा लिफ्ट में अकेले नहीं आना है, लिफ्ट में हाउ है। 2-3 दिन तक तो सब कुछ सामान्य चलता है। संजय ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो वहीं गार्गी का भी प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया था। लेकिन आशा बताती है कि उसे हर पल ऐसा लगता था कि मानो उसे घर में कोई घूर रहा है। कुछ लोग इन चीज़ों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। आशा भी इन चीज़ों के लिए सेंसिटिव थी। उसे हर पल एक नेगेटिविटी का एहसास हो रहा था। फिर 3-4 दिन बाद, यही शाम के लगभग 4 से 5 बजे होंगे, संजय के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बिल्डिंग में अकेले रहते थे। उस बिल्डिंग में सेंट्रल लॉक था, मीन्स कि आप ऊपर से ही उस गेट को खोल सकते हैं या फिर बाहर से की से खोल सकते हैं। तो उसकी की हमेशा संजय के पास रहती थी। शाम को आशा बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि स्टेयर्स से कोई आ रहा है। हालांकि उसने गेट खुलने की आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन स्टेयर्स पे किसी के कदमों की आवाज़ थी। गार्गी खुश हो जाती है, कहती है मम्मा पापा आ गए। संजय कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करता था और संजय की एक आदत थी कि वो जब भी स्टेयर्स से आता था तो एक विसिल बजाता हुआ आता था। तो आशा बताती है सेम वही विसिल की आवाज़ स्टेयर्स से आ रही थी। गार्गी खुश होकर बार बार मम्मा से कह रही थी मम्मा गेट खोलो, मम्मा गेट खोलो। लेकिन आशा को कुछ अजीब लग रहा था। आशा अपना फ़ोन निकालती है और संजय को फ़ोन करती है, संजय तुम कहाँ हो? संजय कहता है कि अभी मुझे घर आने में आधा घंटा और लगेगा। आशा संजय से कहती है क्यों मजाक कर रहे हो, तुम तो स्टेयर्स पे हो, तुम विसिल बजा रहे हो, तुम्हारे कदमों की आवाज़ आ रही है। लेकिन संजय कहता है आशा मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। और ये बात सुन के आशा बुरी तरीके से घबरा जाती है। आशा संजय से घबराते हुए कहती है संजय हमारे घर में कोई घुस गया है, स्टेयर्स पे किसी के कदमों की आवाज़ है, तुम्हारे जैसी विसिल की आवाज़ है। तभी डोर नॉब हिलने की आवाज़ आती है और आशा देखती है डोर नॉब हिल रहा है, जिसे देख के वो संजय से कहती है संजय मुझे नहीं पता, तुम जल्दी घर आ जाओ। संजय आशा से कहता है तुम गेट मत खोलना, मैं घर के लिए बस निकल ही रहा हूँ। संजय घर आते ही पहले पूरी पार्किंग चेक करता है, फिर स्टेयर्स से होते हुए छत पे जाता है, लेकिन पूरे घर में कोई नहीं था। वो आशा से आके कहता है आशा ये तुम्हारा वहम होगा, पूरे घर में कोई नहीं है। लेकिन आशा इस बात पे यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने वो विसिल और कदमों की आवाज़ पूरी अच्छे से सुनी थी। तो वो यकीन कर ही नहीं पा रही थी कि घर में उनके अलावा कोई और नहीं था। अब आशा बुरी तरीके से घबरा चुकी थी और वो संजय से बस एक ही बात कहे जा रही थी संजय यकीन मानो यहाँ कुछ तो है, हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन संजय कहता है कि आशा मैंने 2 महीने का एडवांस दे दिया है और यहाँ पर इतना अच्छा घर नहीं मिल पाएगा। आशा को घबराए हुए देख के संजय कहता है कि आशा तुम पूरा दिन घर में अकेले रहती हो, इसलिए तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो क्यों ना तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो। आशा को भी लगता है कि शायद संजय सही कह रहा है और आशा अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। आशा बताती है कि एक दिन संजय और गार्गी के सोने के बाद वो दूसरे कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। समय लगभग कुछ यही होगा 11 से 11:30 के बीच में। तभी आशा को लगता है कि उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया हो। वो घबरा के इधर उधर देखती है लेकिन कोई नहीं था। आशा को लगता है कि शायद ये मेरा वहम है और वो दोबारा से पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसके कानों में फिर से वही फुसफुसाने की आवाज़ आती है। इस बार आशा बुरी तरीके से घबरा गई थी और जैसे ही वो इधर देखती है उसे लगता है कि मानो कोई औरत उसके बराबर में बैठी है। एक धुंधला सा साया जो पल भर में ओझल हो गया। लेकिन आशा बुरी तरीके से डर गई थी। आशा किताबें वहीं छोड़ के दूसरे कमरे में भागते हुए आती है और संजय को उठाती है, संजय उठो उस कमरे में कोई है। लेकिन संजय इतनी गहरी नींद में था कि वो नहीं उठा। आशा बुरी तरीके से डरी हुई थी। आशा वहीं संजय के पास में लेट जाती है और ब्लैंकेट अपने मुंह पे ढक लेती है। आशा बताती है कि वो इतनी डरी हुई थी कि उसे यही नहीं पता चला कि वो कब सो गई। जब आशा सुबह उठती है तो वो सोचती है कि क्या ये उसका सिर्फ वहम था या सच में उस कमरे में उसके अलावा कोई और था। आशा को अकेले रहने में डर लगने लगा था।
आशा हमेशा डरी और सहमी सहमी रहती थी। आशा बताती है जब घर में कोई नहीं होता था तब भी उसे लगता था मानो उस घर में उसके साथ कोई है। कई बार ऐसा होता था कि उसे घर में कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन जब भी वो संजय से इस बारे में बात करती थी संजय हमेशा बात टाल देता था। आशा संजय से कहती थी मुझे इस घर में अकेले नहीं रहना। संजय हर बार कहता था कि तुम पढ़ी लिखी लड़की होके इन सब चीज़ों पे कैसे विश्वास कर सकती हो, क्योंकि संजय को इन सब बातों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। आप सोच सकते हैं कि आशा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ उसके साथ ये सब घटनाएं घट रही हैं और दूसरी तरफ बिल्डिंग में वो पूरा दिन अकेले रहती थी। मुझे तो सोच के ही डर लग जाता है। आशा बताती है फिर आगे एक दिन संजय जब ऑफिस गया हुआ था वो दोनों छुपम छुपाई खेल रहे थे तो गार्गी छिपने के लिए किचन में चली जाती है। आशा उसे ढूंढ ही रही थी कि तभी किचन से गार्गी की चिल्लाने की आवाज आती है। गार्गी की चिल्लाने की आवाज सुन के आशा बदहवास सी होकर किचन की तरफ भागती है और जैसे ही आशा किचन में पहुंचती है देखती है गार्गी डरी सहमी सी खड़ी थी। गार्गी बोलती है मम्मा आंटी खिड़की से कूद गई, मम्मा आंटी खिड़की से कूद गई। आशा को तो पहले से ही लगता था इस घर में कोई है। गार्गी की ये बात सुन के तो मानो आशा एकदम जम सी गई थी। वो तभी गार्गी को गोदी में उठाती और दूसरे कमरे में भाग के जाती और संजय को फ़ोन मिलाती है और संजय से कहती है संजय अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस घर में कोई है। जब संजय घर आता है तो आशा उसे पूरी बात बताती है। संजय आशा को कहता है कि तुम छोटे से बच्चे की बात पे यकीन कर रहे हो, बच्चे तो स्टोरीज बनाते ही हैं। आशा कहती है नहीं संजय, जब मैं एक दिन पढ़ाई कर रही थी तो मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई थी और मैंने वहाँ पर एक औरत का साया भी देखा था। लेकिन संजय इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था। इसी बात को लेके संजय और आशा में बहुत बहस होती है। संजय आशा को कहता है कि तुम एक काम करो, 2-3 दिन के लिए अपने घर रह आओ। आशा का मायका भी द्वारका में ही था। उसी शाम संजय आशा को लेकर उसकी माँ के यहाँ चला जाता है। अब क्योंकि संजय की अगले दिन बैंक में एक ज़रूरी मीटिंग थी तो वो उसी रात शादरा वाले फ्लैट में वापस आ जाता है। तो आज रात संजय फ्लैट में बिल्कुल अकेला था। संजय बताता है कि वो इतना थक चुका था कि आते ही सोने चला जाता है। जब संजय सो ही रहा था तो उसके कानों में एक जोर से आवाज़ आई, ये मेरा फ्लैट है, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। इस आवाज़ से संजय एकदम घबरा के उठता है। संजय बताता है कि वो आवाज़ इतनी लाउड थी, लग रहा था कि मानो उसके कान के बिल्कुल पास आके किसी ने बोला है। लेकिन समय आधी रात का था तो संजय कहाँ जाता। संजय अपने आप को समझाता है कि शायद ही उसका वहम है और दोबारा से बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन तभी संजय बताता है कि वो सोया नहीं था और उसे इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि कोई उसके बेड के आसपास टहल रहा है। उसके कदमों की आहट वो साफ साफ सुन पा रहा था और लग रहा था कोई फुसफुसा रहा है। संजय तभी घबरा के उठता और एकदम लाइट ऑन कर देता है। जब लाइट ऑन करता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब संजय पूरी रात सो नहीं पाया था और पूरी रात सिर्फ वो एक बात सोचे जा रहा था कि अब हम इस फ्लैट में नहीं रहेंगे। मैं आशा और गार्गी को इस फ्लैट में बिल्कुल नहीं लेके आऊँगा और हम जल्द से जल्द ये फ्लैट खाली कर देंगे। वहाँ आशा भी पूरी रात परेशान थी। उसकी बेचैनी देख के उसकी माँ उससे पूछती है आशा सब कुछ ठीक तो है ना। आशा फिर सारी बात अपनी माँ को बताती है। इस पे उसकी माँ उससे कहती है कि बच्चों पर ये चीज़ें जल्दी अटैक करती हैं, तुम्हें वो फ्लैट जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। सारी बात सुन के आशा सुबह सुबह संजय को फ़ोन करती है। आशा इससे पहले कुछ बोल पाती संजय ही आशा से कह देता है आशा हम इस फ्लैट में और नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ संजय भी बहुत डरा हुआ था। संजय उसी दिन नए फ्लैट देखने के लिए पास के ही प्रॉपर्टी डीलर पे जाता है और जानते हैं अब की बार उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी कि उसे ऐसी बिल्डिंग में रेंट पे फ्लैट चाहिए जहाँ पर दूसरी फैमिली भी रहती हो। क्योंकि अब की बार संजय की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उसने ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट लिया जहाँ पर उसके अलावा कोई और रहता ही नहीं था। संजय चाहता था कि आशा और गार्गी अब उस फ्लैट में एक भी रात ना रुके। तो मूवर्स पैकर्स के साथ मिलके वो डिसाइड करता है कि तुम लोग सुबह 10 बजे आ जाना, जिससे कि हम उसी शाम को 4 से 5 बजे के बीच में नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। अब 10 बजे मूवर पैकर्स वाले भी आ चुके थे और वहीं आशा और गार्गी भी उसकी नानी के यहाँ से फ्लैट में आ जाते हैं।
सामान की पैकिंग चल रही है, सामान नीचे उतारा जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तभी 1 बजे एक हादसा होता है। जो मूवर्स पैकर्स के लड़के सामान नीचे उतार रहे थे, उनमें से एक लड़का सीढ़ियों पे से नीचे गिर जाता है और बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। सब लोग आते हैं, उसे उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तू कैसे नीचे गिर गया? तो वो कहता है कि मैं खुद नहीं गिरा, मुझे किसी ने तो पीछे से धक्का दिया था। तो उन्हीं लड़कों में से एक ने कहा कि नहीं, मैं तुझे पीछे से देख रहा था, तेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन वहां आशा और संजय को समझ आ रहा था कि इस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। वहीं संजय, जो कल तक इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था, वो सबसे ज़्यादा डरा सहमा खड़ा था और डर के पूछता है, भाई आज सामान शिफ्ट हो तो जाएगा ना? लड़के कहते हैं, भाई आज सामान नहीं जा पाएगा। आशा डरते हुए संजय से कहती है कि संजय, क्या हमें रात को आज यहीं रुकना पड़ेगा? संजय आशा को कहते हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन यहाँ संजय और आशा एक बात डिसाइड करते हैं कि हम तीनों एक ही रूम में रहेंगे, कोई अकेला इधर उधर नहीं जाएगा। रात के लगभग 11 बजे थे। संजय, आशा और गार्गी बाहर वाले बेडरूम में बैठे थे। तभी उनके कमरे में एक अजीब सी आवाज आती है। आशा घबराते हुए संजय से कहती है, संजय ये कैसी आवाज थी? संजय से पहले कि कुछ बोल पाता, वही आवाज मानो कांच की खिड़की पे कोई नोकीली चीज से बार बार खुरच रहा है, फिर से आती है। और जो अब की बार की आवाज थी ना भाई, वो पिछली बार वाली आवाज से बहुत तेज थी। इस आवाज से गार्गी भी डर जाती है और डरते हुए आशा से चिपक के बोलती है, मम्मा आंटी आई है। वो आवाज बार बार आए जा रही थी और हर बार उस आवाज की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। तीनों डर चुके थे, लेकिन संजय हिम्मत जुटा के कहता है कि मैं देख के आता हूं कि खिड़की पर क्या है। आशा कहती है, संजय प्लीज मत जाओ। लेकिन संजय कहता है कि आशा तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूं है क्या। संजय डरते डरते खिड़की की तरफ बढ़ता है और संजय कहता है कि जब वो खिड़की की तरफ जा रहा था ना, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन वो हिम्मत जुटा के खिड़की तक पहुंचता है तो वो आवाज एकदम शांत हो जाती है। संजय कांपते हुए हाथों से खिड़की खोलता है। जब वो खिड़की खोलता है तो बस सामने थी एक अंधेरी रात। और जानते हैं यहाँ पे सबसे डरावनी बात क्या है? कि खिड़की के आगे ना तो कोई बालकनी है और ना ही कोई पाइप का सहारा, लेकिन कांच की खिड़की पे किसी के नखूनों की खरोचों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब संजय और आशा दोनों घबरा चुके थे और फैसला कर लेते कि हम सुबह के सुबह ये फ्लैट खाली कर देंगे। संजय और आशा के लिए वो रात बहुत लंबी थी। पूरी रात उन्होंने आंखों ही आंखों में निकाल दी। अगली ही सुबह संजय ने मूवर्स पैकर्स वाले लड़कों को फोन किया और कहा जल्दी आ जाओ। मूवर पैकर्स वाले लड़के आते हैं और जो बाकी का सामान था भाई उसे नीचे उतारते हैं। और जब वो उस फ्लैट से जा ही रहे थे तो आशा एक बात नोटिस करती है कि जो सामने वाली आंटी थी वो बार बार उन्हें घबराई हुई आंखों से देख रही थी। आशा हिम्मत करके आंटी के पास जाती है और पूछती है, आंटी सब ठीक है? तो जो बात उसे आंटी ने बताई उसे सुन के उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई हो। आंटी बताती है, जिस फ्लैट में तुम लोग रह रहे थे ना, जब उसकी कंस्ट्रक्शन चल ही रही थी तो उसमें एक मजदूर थी जो किचन में खिड़की बनी थी, मतलब जहां से गार्गी ने कहा था कि आंटी ने जंप लगा दिया, उससे उस मजदूर की गिर के डेथ हो गई थी। संजय और आशा बताते हैं कि उन्होंने वो फ्लैट तो खाली कर दिया, लेकिन आज भी वो डरावनी यादें उनका पीछा करती हैं। आज भी किसी हल्की सी आहट पे आशा का दिल मानो थमसा जाता है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसी सत्य घटना घटित हुई है तो उसे हमारे साथ शेयर कीजिए, हम अपनी वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी सत्य घटना देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी सत्य घटना के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।